My name is Sadakat Mubin. I'm a chemist और मेरी specialization जो है that is biochemistry. So in biochemistry we have different subjects like environment, nutrition, इसके अलावा जो है endocrinology और बहुत सारे और लेकिन मुझे जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा उनमें न्यूट्रिशन थी, एनवायरनमेंट थी और इसके अलावा हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा और आपको पता है कि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने। माँ बाप भी शुरू से उसको चाह रहे होते हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन समहाउ किसी वजह से अल्लाह ताला ने कोई बेहतर मुकाम रखा होता है, इस वजह से आप नहीं उस जगह पे पहुंच सकते। एनीवेज मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा मेन फील्ड जो था वो बायोकेमिस्ट्री था। उसके बाद फिर जो है कुछ मुझे जॉब्स वगैरह फ़ॉरेन से ही ऑफ़र हो गई। मैंने जो है वो जॉब की इन एन एनालिटिकल कंपनी जिसमें हम कायदे-आज़म जैसी यूनिवर्सिटी, एनएआरसी, पीएईसी जो हमारे बहुत ही सुपीरियर इदारे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे हम लोग कुछ लैब इक्विपमेंट्स और केमिकल्स इनमें डील करते थे। तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एज़ वेल। सो फिर कुछ जो है लाइफ में आपको पता है कि चेंजेस आती हैं। सो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक आ रही है। कोई स्क्रीन पे कोई भी नहीं था, मुझे लगा मैं ही बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, हम सब हैं स्क्रीन पे। ठीक है। सो मेरी लाइफ जर्नी थोड़ी-सी चेंज हुई। ऑल्दो मैंने शादी के बाद भी जॉब की बट आफ्टर किड्स बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि कौन-सी ऐसी जॉब है जो रिमोटली की जाए। फिर मैंने इन चीज़ों को थोड़ा-सा परस्यू किया, बिज़नेस को और न्यूट्रिशन को, और फिर मैं उसको रिमोटली जो है वो लेकर चली। क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपके इर्द-गिर्द के लोग, माहौल, एवरीथिंग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये मैं ये बात इसलिए भी करना चाह रही हूँ कि आप कहीं कभी भी किसी जगह पे फुल स्टॉप जो है वो अपनी ज़िंदगी में आपको नहीं लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। एनीवेज़ फिर मैंने न्यूट्रिशन पे अपना जो है वो ज़्यादा फ़ोकस रखा। एक तो ये आप रिमोटली कर सकते हो, घर से बैठ के कर सकते हो, ऑनलाइन आपके पास नेशनल, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। सो ये फिर मैंने इसको एज़ अ करियर लेके चला। अच्छा, न्यूट्रिशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन पे आजकल कोई भी फ़ोकस नहीं कर रहा। हम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में हैं कि हम पैसा कमा लें, हम अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन लें, अच्छे से अच्छा खा लें। बट हमारी जो बॉडी नीड है, उसको हम लोग जो है ना बिल्कुल भूले हुए हैं, ठीक है? और यही वजह है, और ये मेरा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि आज अ, आप देख लें और आज से तकरीबन 10, 20 साल, 30 साल पहले देखें कि लोगों के अंदर जो बीमार होने का जो एक एलिमेंट होता था या रेट था या फिगर था, वो बहुत कम था आज के मुकाबले में। जैसे पहले वक़्तों में डायबिटीज़ का नामो-निशान नहीं था, लेकिन आज हमारे लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हमने अडॉप्ट कर लिया है, कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स हमने अडॉप्ट कर ली हैं जिसकी वज़ह से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं हम लोग फेस कर रहे हैं। और आप लोग मुझसे एग्री करोगे कि हमें जो पहले के लोग होते थे, उनकी जो इम्यूनिटी होती थी, उनका जो वॉकिंग डिस्टेंस वो डेली ट्रैवल करते थे, या जो उनके स्टैमिनाज़ थे, वो आज हमारे दौर के लोगों में नहीं है। तो ये इसका मतलब एक खुला सबूत है कि वाक़ई हम जो बात कर रहे हैं कि हमने हर चीज़ पे फ़ोकस कर लिया, बट हमने अपने खाने-पीने और अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। न्यूट्रिशन की बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वी आर व्हाट वी ईट। सो जैसा कि टॉपिक से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम वही हैं जो हम खाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल कोट करूँगी कि अगर एक आपके पास कार है, ठीक है? उसके अंदर आप पेट्रोल भरवाते हैं और वो आपको माइलेज बहुत अच्छी देती है, कोई मसला नहीं है, कोई वेयर एंड टेयर कुछ भी नहीं है। इसकी जगह अगर आप इसमें केरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या कुछ भी जो है वो ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं उसके पेट्रोल की जगह, तो वैसे बिहेव नहीं करेगी। वो उसकी सारी जो इंटरनल डिज़ाइनिंग है, उसका जो भी सारा इंटरलिंक्ड जो भी कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी
कि जब हम अपनी बॉडी को जो ओरिजिनेट हमारी जो है मिट्टी से हुई है और हम उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ले आते हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड है, हमारे सिंपल कार्ब्स हैं, हमारी शुगरी आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ले आते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी सेकंड एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे हम एक खाना होता है हमारे फ्रिज में पड़ा होता है और वो बासी हो जाता है और हम जब उसको खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा स्टमक खराब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की है डाइट की और न्यूट्रिशन की। जब हम डाइट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली जो है अपनी बैलेंस डाइट को जो है वो फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट फैक्टर्स में, जिनको आप कह लें कि हमारे जो न्यूट्रिशन या हमारे जो खाने के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, कि खाने जो बैलेंस डाइट है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, और इसमें आपके जो है वो वाटर आ जाता है, आपका फाइबर आ जाता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स आ जाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की जहाँ तक हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का जो एनर्जी है, जैसे ही हम कार्ब्स लेते हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी डेली की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी के अंदर जो बेशुमार फंक्शंस हो रहे हैं उसको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि ये डायरेक्ट सोर्स कैसे है, सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कैसे डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग रोटी का नवाला च्यू करते हैं तो आपको एक शुगरी सा इफेक्ट होता है, वो इसी वजह से होता है कि ग्लूकोज हमारे माउथ से ही जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डाइजेस्ट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर्स में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिंपल कार्ब्स हमारे पास जो आ जाते हैं वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कि जो देर से हमारे पास जो है ना डाइजेस्ट हो, ठीक है। अब हम हमेशा जब बात करते हैं ना अपनी हेल्थ की, तो हम कहते हैं या हमारे इर्द गिर्द लोग कहते हैं कि यार रोटी, जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम कहते हैं रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, कि ये जो है ना मोटा करेंगे क्योंकि ये कार्ब्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमने किसी को ये कहते नहीं सुना कि आप इनका पोर्शन साइज कम कर दें, या आप जो है सिंपल कार्ब की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना शुरू कर दें, ठीक है। सिंपल कार्ब्स का क्या होता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि फौरन से हमें जब एनर्जी चाहिए होती है तो हम फौरन से खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनका ये होता है कि वो स्लोली स्लोली आपके ब्लड स्ट्रीम में आपकी ग्लूकोज लेवल को जो है वो अप करते हैं। और इसमें इसका डिफरेंस क्या है कि जब फौरन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्ब्स, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो शुगर है वो स्पाइक हो जाती है, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक हो जाता है, और डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बेसिक इशू यही होता है। और जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, अगले 10 साल में जाके वो भी डायबिटिक हो जाएंगे, उनके अंदर भी यही होता है कि उनकी जो जिंदगी होती है वो बहुत सारे सिंपल कार्ब्स जो है वो, जैसे मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें, इनसे जो है वो जुड़ी हुई होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिनमें आपके फाइबर का एलिमेंट आ जाता है, उसमें आपकी जो डाइजेशन है वो स्लोली होती है, ग्लूकोज स्लोली स्लोली, क्योंकि उसमें फाइबर होता है वो कुशन क्रिएट करता है आपके स्टमक में, और वो स्लोली स्लोली आपकी जो है ग्लूकोज ब्लड में शामिल होता है, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक या इंसुलिन, सॉरी, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती, और डायबिटिक पेशेंट फिर वो वाला कार्ब ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि हम कार्ब्स को बिल्कुल ही कट कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी बताऊँ कि हम अपनी जो चीज़ें हैं, दिन का खाना है, उसमें हम अगर सिर्फ़ रोटी खा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास जो है मेन हमारा जो बिल्डिंग मटीरियल है बॉडी का, जिससे हमारी पूरी बॉडी मिलके बनी है, जैसे हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, हमारा फ्लेश है, और हमारे जो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितनी
तोड़-फोड़ हो रही है और वो दोबारा से जो है वो उसका बनना, मतलब एक अगर तोड़-फोड़ हो भी रही है तो लेकिन उसकी रीजनरेशन जो है ये डिपेंड करती है हमारे प्रोटीन इनटेक पे। कुछ लोग होते हैं कि जो अंडा खाना पसंद नहीं करते, ठीक है? सिंपल रोटी और चाय का नाश्ता कर लेंगे, तो वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। बैलेंस डाइट मीन्स कि आप अपनी प्लेट में आपके कार्ब्स भी हों, आपके प्रोटीन्स भी हों, आपके फैट्स भी हों। अच्छा, प्रोटीन्स के आगे फर्दर हमारे पास जो है ना 2 सोर्सेज़ आते हैं। एक एनिमल बेस्ड सोर्स होता है और एक प्लांट बेस्ड सोर्स होता है, ठीक है? एनिमल बेस्ड सोर्स जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर जो है कंप्लीट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। कंप्लीट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन्स कि अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन पेप्टाइड बनता है, ठीक है? एक प्रोटीन की पूरी स्ट्रिप बनती है अमाइनो एसिड से। तो जो एनिमल सोर्सेज़ होते हैं उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स होते हैं। जबकि जो प्लांट सोर्सेज प्रोटीन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है और ये जो स्टमक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप इसको इन कॉम्बिनेशन विद एनिमल सोर्सेज लें ताकि आपकी जो अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसमें कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं, तो अगर समहाउ आप हमेशा वेगन डाइट ही लें, वेजिटेबल डाइट ही लें, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो है अमाइनो एसिड्स की कमी आ जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि प्रोटीन और एनिमल सोर्स में कंप्लीट और इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड्स की वजह से जो है वो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन नेक्स्ट हमारा मेजर जो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ फैट, और फैट को हमने बहुत ज़्यादा बदनाम किया हुआ है। हम जब भी खाना खाते हैं हम कहते हैं कम से कम जो है वो ऑयल होना चाहिए, और फैट, अगर आपने पतला होना है तो फैट खाना कम कर दो। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, बट इसमें समझने की बात ये है कि हमारे पास फैट्स बहुत अच्छी चीज़ है, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि गुड फैट्स और बैड फैट्स क्या हैं, ठीक है? हमें गुड फैट्स लेने चाहिए और गुड फैट हमें कभी भी मोटा नहीं करते। हमें बैड फैट्स नहीं लेना चाहिए। बैड फैट्स हमें मोटा करते हैं या हमारी आर्टरीज़, कोरोनरी आर्टरीज़ में जो है वो जम जाते हैं और हमें हार्ट अटैक का खदशा होता है। वो सारा बैड फैट्स की वजह से होता है। अच्छा, हेल्दी फैट्स का हमें कैसे पता लगेगा कि हेल्दी कौन-सा और अनहेल्दी कौन-सा है? हेल्दी फैट्स में आपके नट्स आ जाते हैं, आपकी जो है नेचुरल फैट्स आ जाते हैं, आपका देसी घी, मक्खन और जो नेचुरल सोर्सेज़ हैं जैसे कोकोनट ऑयल है, आपके ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, ये आपके नेचुरल फैट्स हैं और ये जो है बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं आपके पास फैट्स के। इन द मीनवाइल अगर हम अनहेल्दी फैट्स की बात करें तो अनहेल्दी फैट्स वो हैं जैसे पोटैटो चिप्स आपने ले लिए, उसमें वो ऑयल में आप फ्राई कर रहे हैं उसको, डीप फ्राइंग, प्रोसेस्ड मीट ले रहे हैं आप, कोई डीप फ्राई चिकन का पीस ले रहे हैं आप, डोनट्स वगैरह ले रहे हैं, वो सारे आपके अनहेल्दी फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा बीपी हाई होता है और वो हमें ये कह देता है, ये एक मिथ है कि वो कह देता है कि अच्छा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप जो है ना फैट्स कम लेना शुरू कर दें। वो कभी भी आपको ये गाइड नहीं करता कि आप जो है हेल्दी फैट्स लें, बट अनहेल्दी फैट्स जो हैं वो ना लें। और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपका ब्रेन जो है वो 90% कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं होता, बट कोलेस्ट्रॉल जब हम बहुत ख़राब चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। हमारा फैट की वज़ह से हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो ये एक मिथ है कि आप जो है फैट्स लेना बंद कर दें कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप गुड फैट्स लें और साथ में आप जो है कार्ब्स और शुगरी आइटम्स का इंटेक जो है उसको कम करें। तो ये एक जो है वो मिथ थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा बेसिक था ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे मैक्रो में हमारे पे कार्ब, प्रोटीन और फैट्स आ गए। देन हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो है हमारे पास जो है वाटर तो इसमें नहीं आता, अलग से आता है, बट विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं ये हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब विटामिन्स जो हैं वो हमारे पास बहुत
अहम रोल जो है वो अदा करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे विटामिन सी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन ई है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें बी12 आ जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके ब्लड की जो प्रोटीन है उसको बनाता है और आपका जो हेल्दी ब्लड है उसको बनाने में हेल्प करता है। और अगर आपके पास ब्लड बी12 की कमी हो जाती है तो आपके खून की कमी आपके अंदर हो जाती है, आपके हाथ-पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट किस्म के विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो हैं वो पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। और ये जो विटामिन सी है और विटामिन बी है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब ये है कि ये वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं। और हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आ जाते हैं हमारे विटामिन ए, डी, ई एंड के। सो इनके लिए जो है हमारे पास फैट का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम कह देते हैं कि फैट बिल्कुल आप कट कर दें, फैट अच्छा नहीं है सेहत के लिए और लोग उसको खाना छोड़ देते हैं। हेल्दी फैट की बात कर रही हूँ मैं, कभी कैनोला ऑयल की बात नहीं कर रही मैं, जो है प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रही, उस वो भी फैट में कन्वर्ट होता है। तो मैं हेल्दी फैट जब हम छोड़ देते हैं, नट्स नहीं लेते, हम देसी घी नहीं लेते, हम मक्खन नहीं लेते, तो क्या होता है कि हमारे ये जो विटामिन्स होते हैं दैट इज़ ए, डी, ई के, जो कि होते ही डिज़ॉल्व हमारे फैट्स में है। फैट्स होगा तो ये डिज़ॉल्व होंगे, तो ये डिज़ॉल्व नहीं होते मीन्स कि ये हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होंगे। हमने लिए और वो एब्ज़ॉर्प्शन के बगैर ही जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गए। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में फैट हो। जैसे हम विटामिन डी जो है वो लेते हैं ईयरली, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनमें एशियन जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है, तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जो कि सप्लीमेंट से ही यूजुअली पूरा होता है, क्योंकि हमारी स्किन ऐसी है कि हम सन से उसको फुली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जिस्म ढका हुआ होता है। तो उसमें भी आप जब भी लें तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ जो है अंडा जब आप खाएं तो उसके फैट्स जो है आपके विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में भी आपको हेल्प करेंगे। सो ये था हमारे पास अ, जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइबर, ठीक है? फाइबर जो है वो पहले लोग जो है ना इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे कि फाइबर भी कोई चीज़ है। बट हमारा जो मेन डाइट का कॉन्स्टिट्यूट है फाइबर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। फाइबर मीन्स के फाइबर जो है वो खुराक का वो हिस्सा होता है जो कि हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब भी होता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है, जो कि हमारी बॉडी से वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेट्स से हमारे पास अगर गंदम का दाना है तो गंदम के अंदर गंदम का जो छिलका होगा दैट इज़ फाइबर, ठीक है? सब्ज़ी है उसका पील जो है वो आपके पास फाइबर है, आपके पास एप्पल है तो उसका जो पील है वो आपके पास फाइबर है। और हर फ्रूट और वेजिटेबल में कुछ पार्ट आपका जो है सॉल्युबल फाइबर का होता है, कुछ इनसॉल्युबल फाइबर का होता है। सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और इनसॉल्युबल वो होता है कि जो बल्क क्रिएट करता है आपके खाने में और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये आपकी बॉडी में जब आप इसको लेते हैं, आप स्टमक में जैसे आपने फाइबर लिया, जैसे चिया सीड बेस्ट फाइबर सोर्स है आपके पास, इसबगोल बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब आप इसको पानी के साथ लेते हैं प्री सोक्ड, तो क्या करता है ये आपके स्टमक में एक लेयर क्रिएट कर देता है, एक जेल क्रिएट कर देता है। तो उससे होता ये है कि आपकी जो स्टमक लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। और जब भी आप उसके ऊपर फिर कोई भी खाना खाते हैं, लेट्स से कोई मतलब स्टमक पेशेंट है या कुछ ऐसा, तो वो फिर आपकी लाइनिंग के साथ जाके इंटरैक्ट नहीं करता खाना, या आपको उसके साथ कोई जो है वो रिएक्शन फ़ील नहीं होता। ये एक कुशन क्रिएट कर देता है। और इसका सबसे अच्छा जो आजकल इसका फंक्शन डिस्कस हो रहा है डिफरेंट रिसर्चेज़ में, वो ये है कि जब भी आप खाना खाएँ और उससे पहले जब आप फाइबर का पार्ट सबसे पहले ले लेते हैं, तो ये आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, जो कि अभी हमारा डायबिटीज़ हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कि हमारा पाकिस्तान हमारा जो है वो डायबिटीज़ में पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप फाइबर का इंटेक पहले कर लेते हैं खाने से, सब्जियाँ और सलाद का इस्तेमाल पहले कर लेते हैं आसान ज़ुबान में, तो क्या होता है कि आप
जो उसके बाद जो खाना खाते हैं उसके अंदर जितनी भी ब्लड शुगर होती है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में स्लोली एब्जॉर्ब होती है। जब वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है तो आपकी ब्लड में जो है वो स्पाइक नहीं आती और आपका ग्लूकोज जो है वो स्पाइक नहीं करता और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो है वो उसकी क्लीनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम खाना खाते हैं और वो फाइबर उसके अंदर होता है तो वो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसके साथ जितनी भी स्टिकी मटेरियल होता है जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे एक पाइप होता है आपका, डिस्पोजेबल पाइप होता है और उसके अंदर से रोज़ कुछ ना कुछ गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो इस पाइप के साथ भी स्ट्रक हो जाता है। तो इसी तरह हमारा जो फूड पाइप है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी वॉल्स के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो स्ट्रक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टक हो के कुछ इन्फेक्शन भी कॉज़ कर देता है और स्टमक पेशेंट्स में ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। तो जब हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो ये रोज़ के रोज़ उसकी जो है स्पंजिंग करता है, उसकी क्लीनिंग करता है और जितना वेस्ट मटेरियल होता है अपने साथ बाउंड करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। इसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हेल्दी रहती हैं, आपका जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, आपका गट बैक्टीरिया होता है, उसकी बेसिक फूड है फाइबर। जो हमारा बॉडी का जो गट होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोबियोम्स होते हैं। माइक्रोबियोम्स मीन्स कि आपके पास फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं आपकी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में। उसका पूरा एक कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में वो होते हैं। तो जब भी आप कोई मेडिकेशन लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब आप फाइबर इस रिच डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वो रीग्रो हो जाता है और इसकी वजह से फिर आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हेल्दी रहती हैं। जब आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेंगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। जब आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी तो आपकी ओवरऑल वेल-बीइंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। अ, अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन इतनी सवेयर हो जाती है कि उनको हेमरॉइड्स हो जाते हैं या उनको जो है पाइल्स हो जाती हैं, उनकी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, उनके लिए भी जो है फाइबर जो है सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इट बिहेव्स लाइक अ लैक्सेटिव। जब आप इसको प्री सोक लेते हैं किस जैसे इसबगोल लिया या आपने चिया सीड रात भर पानी में भिगो भिगो दिया और जब आप उसको निहार मुँह लेते हैं तो वो एक जेल की फॉर्म में बन जाता है और वो फिर आपकी बहुत ईज़ी कर देता है आपकी जो पैसेज है, स्टूल का पैसेज है उसको जो है ईज़ी कर देता है और आपकी जो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग के साथ-साथ आपको जो ये वाला इश्यू है कॉन्स्टिपेशन का, जो कि कह लें कि आप बॉडी की सबसे मेन जो बीमारी है, वो हमारा ये है कि हमारा जो गट फ्लो है वो स्टक्ड होता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ जो है फेस करने को मिलती हैं जैसे कि ब्लॉटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को जो है वो सीने में जलन हो जाती है, कुछ को एसिडिटी हो जाती है, बर्पिंग हो जाती है। वो सब इसी वजह से होता है कि जो अंदर गंदगी होती है वो स्टक्ड होती है। तो फाइबर के इस्तेमाल से फिर जो है ये चीज़ें जो हैं वो क्लीन आउट हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं और इवन आपके जो क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं जैसे पाइल्स वगैरह हैं उनमें भी हेल्प होती है। तो ये हमारे पास था फाइबर। अब मिनरल्स की बात करें, अच्छा मिनरल्स जो है ना हम हमेशा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बात करते हैं, जैसे हम रोटी खा लें, चावल खा लें, लेकिन जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बगैर बॉडी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक-एक रिएक्शन के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने बाउंड किए होते हैं कि ये होगा तो ये रिएक्शन होगा क्योंकि इन बायोकेमिस्ट्री हम लोग ये देखते रहे हैं कि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन में जो कन्वर्ट हो रहा है तो उसके दरमियान में एक एलिमेंट ज़रूर होता था जो कि उसको इग्नाइट करता था, ठीक है? तो इसमें हमारे ट्रेस मिनरल्स में आपके आ जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, ज़िंक, आयोडीन। अब जैसे ज़िंक है, जब आपका स्टमक ख़राब होता है तो डॉक्टर जो है ज़िंक प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये आपकी जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ आपकी सेलेनियम है, मैंगनीज़ है, आयोडीन की कमी की वज़ह से गॉइटर हो जाता है, कैल्शियम की कमी की वज़ह से आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं।
फॉस्फोरस अगेन आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोडियम, आपका जो वाटर बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम जो है वो आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस और आपका जो ब्लड फ्लो बैलेंस है उसको जो है वो मेंटेन करता है। वाटर का ना, वाटर जो है हमारा 60 to 70% बॉडी वेट जो है वो वाटर से बना हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, तो वो बता रहे होते हैं हमने तो 1 ग्लास पानी पी लिया या 2 ग्लास पी लिया, तो उनके अंदर पे जो इश्यूज होते हैं या उनकी जो बॉडी के अंदर रिटेंशन हो जाती है कुछ केमिकल्स की, वो फिर उसकी वजह से उनकी किडनीज ख़राब हो जाती हैं, उनका बीपी जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है, उनका स्टमक सही से जो है परफॉर्म नहीं करता है, एब्जॉर्प्शन बेहतर नहीं होती। तो हमेशा याद रखें कि हमारी बॉडी जो है 60 to 70% जो बॉडी वेट है हमारा वो वाटर है। ब्रेन और हार्ट में हमारे पास 73% वाटर है। लंग्स और स्किन में, लंग्स में 83% है, स्किन में 64 है, मसल्स किडनी में 79 है, बोन्स में 31 है। और ये कुछ परसेंटेज थी कि हमारे हर हिस्से में बॉडी के, इवन बोन्स में भी हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वाटर होगा, बट हमारी बोन्स में भी जो है वाटर की परसेंटेज है 31%। अच्छा, ये एज ए लिब्रिकेंट आता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। तो ये बेसिक हमारा जो फूड का कह लें कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब एक बैलेंस जो प्लेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बैलेंस जो जो प्रैक्टिकल बातें हैं अब उसके ऊपर हम आते हैं कि हमारी एक बैलेंस्ड जो है ना प्लेट कैसी होनी चाहिए। हमारी प्लेट है, लेट्स से ये हमारी प्लेट है, तो इसमें हाफ ऑफ आवर प्लेट शुड बी वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलड एवरी मील, वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ठीक है। हाफ प्लेट शुड बी योर फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स, और हाफ जो है उसको आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक आपका प्रोटीन पार्ट होगा, प्रोटीन हमने डिस्कस कर लिया, और एक आपका होगा कार्ब्स का पार्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने रोटी और चाय खा ली तो आपकी बैलेंस मील हो गया, ऐसा नहीं है कि आपने चिकन और रोटी खा ली तो आपका बैलेंस मील हो गया। बैलेंस प्लेट मीन्स कि आपकी ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होनी चाहिए, और सेंटर में आप एक राउंड जो है वो कंसिडर कर लें कि सेंटर में एक राउंड है, उसमें आपका कर्ड है, आपका डेयरी प्रोडक्ट है, और फिर इसके बाहर आपका जो है वाटर है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट प्लेट है, कि यानी आपकी कंप्लीट प्लेट में हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी वेजिटेबल एंड फ्रूट, एंड अदर हाफ यू कैन डिवाइड इनटू 2, जिसमें एक 1/4 शुड बी योर कार्ब्स एंड 1/4 शुड बी योर प्रोटीन, और इन सेंटर यू कैन टेक एज अ ट्रीट कि आप उसको कर लो, और प्लेट से बाहर आपका वाटर है, ठीक है। तो ये एक हमारा बैलेंस मील है। अब इसमें हमारा नाश्ता भी शामिल है, इसमें हमारा लंच भी शामिल है, और इसमें हमारा डिनर भी शामिल है। लास्ट वर्ड ये है कि हम हमारी कुछ डिजीजेस को लेके मिथ्स हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, जीआईटी ट्रैक के इश्यूज हैं, ये सब मैनेजेबल हैं डाइट से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस फूड के ऊपर बात करें कि जितना हमारा प्रोसेस फूड का इंटेक आज के ज़माने में बढ़ गया, हमारी बीमारियों की 70 to 80% जो रीज़न है दैट इज़ प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैदा, मैदे से बनी चीज़ें, आपके पिज़्ज़ा, आपके बर्गर्स, आपके शॉर्मा, ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें इनकी वजह से आपकी जो है वो आपकी बॉडी में इंटॉक्सिफिकेशन होती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और आप फिर डिफरेंट डाइट्स की तरफ जाते हैं जिसमें आपकी डिफरेंट आपका वेट बढ़ता है, और फिर आपकी डिफरेंट डाइट्स आती हैं। डाइट्स में आपके पास जो है डिफरेंट तरह की डाइट्स हैं, लो कार्ब, हाई कार्ब, आपका हाई प्रोटीन है, इसके अलावा जो है वो 2 मील अ डे, ओमेड 1 मील अ डे। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब मुझे आप बताएं कि फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन है तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टॉक। अब हम हमारा जो है ना वो सवाल जवाब वाला सेशन शुरू हो जाएगा अभी। तो अच्छा, जब तक बाकी दोस्त सवाल आपसे पूछते हैं, मैंने आपसे ये पूछना है कि मतलब हमारा जो हम अपने वो जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है इसको फास्ट करने के लिए कुछ ऐसे फूड्स हैं हमारी डाइट के अंदर। मतलब अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि जो मैं खाऊं तो मैं किसी और तरह रिस्पॉन्ड करती हूँ किसी फूड को, कोई और खा रहा है तो वो किसी और तरह करता है। हम सबके इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाती है ना डिफरेंसेस। तो इसको कोई ऐसा फूड है जो हमारे इस सिस्टम को ज्यादा फास्ट करे? देखिए, अभी तक की जो हमारी टॉक थी ना वो ओवरऑल थी, मतलब सारे ऑडियंस के लिए वो अप्लाई होती है।
बट बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होते हैं। एक इंसान है, मेरे पास एक पेशेंट है, मैं एज ए एग्जांपल उसको कोट करना चाहूँगी कि ही इज़ ईटिंग 2 मील्स अ डे, ठीक है? बट ही इज़ 140, ठीक है? कैलोरी वाइज़ तो वो 1000 कैलोरीज़ ले रहा होगा, बट ही इज़ 140, वो बाकी की कैलोरीज़ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंट उसको ईटिंग पैटर्न पे ले आते हैं, ताकि वो बार-बार खाए, उसकी मेटाबॉलिज्म थोड़ा-सा फास्ट हो। लेकिन ये उसके लिए अप्लाई हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी यही जो है वो फैक्टर अप्लाई हो। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, और उनके जो रिस्पॉन्सेज़ हैं उससे आगे हम फिर उनको लेकर चलते हैं। अच्छा, जी। थैंक यू। अच्छा, हमारा ये सवाल है, मोहम्मद अब्बास, आप पूछें सवाल। बेसिकली मैम मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो सरसों का ऑयल है ये खाना कैसा है, और दूसरा ये है कि हमने ये अजम्पशन होती है हमारे पास कि ये जो दही है और जो सेब है ये रात को नहीं खाना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप काइंडली ज़रा जवाब दे दें। थैंक यू। हुँ। देखिए, सरसों का जो तेल है ना, ये जैसे हमारा ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल क्योंकि बहुत महँगा होता है, लेकिन उसकी इक्वली हमारा सरसों का तेल आता है, ठीक है? उसमें एक एसिड होता है, रूसिक एसिड ना, अगर वो सरसों का तेल उसके अंदर से रूसिक एसिड जो है वो माइनस किया गया हो, तो वो बेस्ट है आपकी कुकिंग के लिए, और पहले ज़मानों में ये जो है वो लोग इसको यूज़ भी करते थे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि दही रात के वक़्त नहीं खाना, और उसमें ये है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है। हमारे अगर इर्द-गिर्द देखा जाए तो हमारे घरों में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो डेली रात को दही खा रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन में भी दही खाएँ। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं अगर 3-4 डेज़ कंटीन्यूअस दही खाऊँ तो मेरे सीने में ठंड हो जाती है। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, और बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज़ होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम कोई वो नहीं कह सकते कि खाना ही नहीं चाहिए या बिल्कुल ही आप खा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बॉडी उसको किस तरह से देख रही है। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, सदाकत, मुझे ये भी बताएं आप कि हम जो है ना, अगर हमारा इनटेक मतलब कार्ब्स का है ही नहीं है, ठीक है, हम वॉक भी कर रहे हैं, हमारी एक पॉइंट पे आके हमने अपना वेट लूज भी किया है, मगर एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है, उसकी क्या वजह है, और उसको हम कहाँ कैसे अगेन जो है वेट लूज की तरफ जा सकते हैं? देखिए, उसमें ये होता है कि आपको बॉडी को पहले समझना पड़ता है, ठीक है? कि बॉडी क्या खाती रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया, और एक टाइम पे आपने कहा कि आपने कार्ब का इंटेक, अब इसमें ये देखें कि कार्ब आप कौन से माइनस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप हेल्दी कार्ब्स भी माइनस कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी कार्ब्स भी माइनस कर रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी कैसे चलेगी? देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के लिए बनाई है ना, उसकी बॉडी के लिए बनाई है, तो वो कहीं न कहीं अपना रोल प्ले कर रही होती है, और इसमें मेन चीज़ ये भी होती है कि देखें, हमारी बॉडी जो है ना इज़ लाइक अ मशीन, ठीक है? हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, या हमारे जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो खुद ही चल रहे होते हैं, जिसको हमें ऑर्डर नहीं देना पड़ता। लेट्स सपोज़ हम अभी आँखें ब्लिंक कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारा दिमाग चल रहा है, हमारा मैदा खाना हज़म कर रहा है, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जो ऑटोमैटिकली हो रहे हैं, ठीक है? तो जब हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड फूड लेते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को करती है जो ज़िंदा रहने के लिए होते हैं, और बाकी सारे फंक्शंस जो कि हमारे पैम्पर्ड फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे हेयर्स आ जाते हैं, हेयर्स की खूबसूरती, हमारे स्किन की खूबसूरती, हमारे नेल्स की खूबसूरती, हमारा वेट मैनेजमेंट, उसको जो है स्टॉप कर देती है। वो कहती है कि खाना तो उतना ही मिल रहा है जितना हम ज़िंदा रह सकें, ठीक है? तो हमें क्या ज़रूरत है बाकी के फंक्शंस करने की ना? तो बॉडी बहुत समझदार है, बॉडी अपने आप को उस हालात के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है, तो इसकी ये रीज़न होती है। थैंक यू जी। मसूद साहब, आप सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत वालेकुम अच्छी अस्सलाम। गुफ्तगू रही। रमजान आ रहे हैं, शहरी के मतलब कुछ बता दें कि कम से कम अगर क्वांटिटी में फूड ली जाए तो क्या फूड ली जाए जो पूरा दिन उसमें जो है ना हमारा निकल जाए, और दरमियान में कोई किसी किस्म की वीकनेस ना हो। कुछ मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ लोगों की एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो थोड़ा जी। सा इस पर रोशनी डालें कि क्या
प्रेफर्ड डाइट देखिए शेड्यूल होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग को अभी तक जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीग्रेन आटे का भी। हम वही आटा खा रहे हैं जो कि मैदा, हम यूजुअली सारे घरों में कि सफ़ेद रोटी बन रही है तो हम मैदे की रोटी खाएँ। तो सबसे पहले तो आप फाइबर रिच अपनी रोटी लेकर आएँ, सही है? उस जिसके अंदर फाइबर भी हो, उसका भूसा भी हो, अलग से निकला हुआ ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसी रोटी में कुछ और ताकत आपको मिल जाए, वो सिंपल रोटी से मल्टी विटामिन वाली रोटी बन जाए, तो आप उसको मल्टीग्रेन कर लें, ठीक है? तो एक रोटी के अंदर आपको जिसके अंदर सॉरी जिसके अंदर आपको चने का आटा भी मिल जाता है, बाजरा भी मिल जाता है आपको, और अलसी के बीज भी डले हुए होते हैं, कलवंजी भी डली होती है, तो आपको पूरे उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसके साथ आप अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंडे का अगर आपको बीपी आपका हाई रहता है तो एग व्हाइट यूज़ कर लें, उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डालें, अगेन फाइबर रिच हो जाएगा। साथ में आप थोड़ा-सा दही लें, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसका जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर किसी को ऑमलेट नहीं पसंद तो वो बॉइल्ड अंडा साथ में ज़रूर ले सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो मील है उसको हेल्दी वे में आप जो है जैसे हमारे पास ओट्स का दलिया होता है वो बना सकते हैं, उसके अंदर फ्रूट ऐड करें, उसके अंदर चिया सीड ऐड करें, नट्स ऐड करें, तो एक हेल्दी मील जो है वो आ सकता है। बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू। रमजान में हमारे ज्यादातर लोग जो होते हैं ना उनका वेट बढ़ जाता है क्योंकि हम इफ्तारी में काफी कुछ वो खाते हैं जो हम रूटीन में नहीं खाते हैं। तो वेट मेंटेन या वेट बल्कि लूज करने का आई थिंक सो कि बड़ा अच्छा हमारे पास मौका होता है। उस पर भी वो हमें बताएं कि हमें इफ्तारी में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए रमज़ान में वेट तो कम होना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा कर लेते हैं इसलिए कि हम ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले आते हैं ना, पकौड़े, समोसे। अगेन समोसे जो है वो एक समोसा जो है वो 400 कैलोरीज़ का होता है और उसकी जो सरफेस होती है जो कि मैदे की बनी हुई होती है, उसके अपने नुकसान होते हैं। फिर जो डीप फ्राई ऑयल, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि जो रीयूज़ ऑयल हम करते हैं ना, कढ़ाई में एक दफ़ा डाल दिया रमज़ान में और पूरा रमज़ान ही उसी कढ़ाई में और तेल डाला और उसको रीयूज़ करते रहे, वो जो है वो कैंसेरियस मटेरियल में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है रीयूज़ हो के। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी डीप फ्राइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे शरबत बहुत ज़्यादा होते हैं, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। गटागट हम जो है ना शरबत का इस्तेमाल करते हैं, टैंग्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें उस वक़्त भूख लगी होती है तो हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, हम बल्कि हमें माइंडफुल ईटिंग ये होता है कि आप स्लो ईटिंग करते हैं तो आपका ब्रेन आपको एक मैसेज दे देता है कि अब आपका पेट भर गया और आप उधर छोड़ देते हैं। बट जब हम फ़ौरन से जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं तो हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी हुई होती है, तो ये इसकी एक रीज़न मानूर आप पूछें सवाल। अस्सलाम थैंक यू सो है। जी। अच्छा, मुझे मेरा रमजान से रिलेटेड सवाल था आपका कि आपने भी डाइट के बारे में गाइड किया ना, तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज रूटीन क्या होनी चाहिए हमारी और क्या प्रेफरेबल टाइमिंग होती है एक्सरसाइज के लिए ड्यूरिंग रमजान वेट लॉस के लिए। देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसको कौन-सा टाइम सूट करता है। जो ऑफ़िस गोइंग है वो अपना टाइम देखेंगे। हमेशा जब भी आप वॉक करें, नॉर्मल डेज़ में भी, इवन रमज़ान में भी, आप ये देखें कि आपने जब खाना खाया है उसके 1-2 घंटे के बाद आप वॉक करें। ऐसा नहीं है कि खाना खाया और आपने भागना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके दिन के जो है ना 10,000, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो 10,000 स्टेप्स जो है वो आपने डेली के जो चलना है ना वो आपने करना है। आप उसके लिए कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं और अपने दिन के जो स्टेप्स हैं उसको काउंट करें और इस वॉक को जो है वो आप 20 मिनट से स्टार्ट करें, इसको 1 आवर तक ले जाएँ और आप जो है ना डीप ब्रीथिंग इसमें करें, ठीक है? और कोशिश करें कि मॉर्निंग वॉक से बेहतर कोई वॉक नहीं होती, क्योंकि उस वक़्त जो आपके ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं और रात के वक़्त आपके जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग। तो लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रूटीन क्या है। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। कोई और सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको कुछ देर में क्लोज कर देंगे। हेलो शुमेला। जी जी, अली नवाब साहब आप पूछे सवाल।
हेलो, थैंक यू। मैं पानी के हवाले से पूछना चाहता था कि डेली पानी का कितना इंटेक ज़रूरी है, और बाज़ दफ़ा पानी पीने को दिल नहीं करता है, क्या फिर भी हमें पीना चाहिए कि हमें इतना इंटेक डेली पानी का लेना ज़रूरी है इसलिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग नहीं लेते पानी और इसकी वज़ह से उनकी किडनीज़ और जो है उनको ब्लड प्रेशर का इश्यू रहना शुरू हो जाता है। पानी का जो इंटेक है वो तकरीबन 2 से 3 लीटर डेली होना चाहिए और ये इस वज़ह से नहीं होता कि हमारी एक्टिविटी नहीं होती। जब हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, हम चलते-फिरते हैं तो हमें बहुत प्यास लगती है, हम बो पानी की बॉटल खरीद भी लेते हैं। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इवेपोरेशन भी कम होती है हमारी बॉडी से, लेकिन हमारी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं होती, जिसकी वज़ह से हमारा दिल नहीं करता। अगर हम वॉक करेंगे, तो डेफ़िनिटली हमारा दिल भी करेगा और हम जो है वो वाटर इनटेक जो है वो अपना ज़्यादा भी करेंगे। तो 2 टू 3 लीटर्स जो है वो डेली का इनटेक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, मैडम स्माइला, मेरे ख्याल में अगर आप अलाउ करें तो मैं बात करूं। जी बिल्कुल, आप करें बात राना साहब। जी जी जी। अच्छा मैडम, सदाकत, दो पार्ट हैं जी मेरे क्वेश्चन के। पहली बात तो है जी कि आजकल ये माइक्रोवेव का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी कि माइक्रोवेव के यूज़ को कम करें। ये जो 2 दिन 3 दिन और बाद दफ़ा इससे भी ज़्यादा दिनों का खाना होता है, वो उसमें गर्म करके बार बार घरों में खाया जाता है, इसको अवॉइड करें, इसके मतलब बात करें। दूसरी बात ये है कि जी, ये जो टाइमिंग है खाने की, इसमें जी। भी बड़ी वेरिएशन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी सुबह सिर्फ आप 2 खजूरें खा लें और साथ 2 बादाम खा लें और ये सफिशेंट है, फिर 11 बजे आप सेब खा लें, फिर आप 1 बजे खाना खा लें। किसी और डॉक्टर को कहते हैं, वो कहते हैं 3 दफ़ा खाएं और जो आपका जी चाहता है खाएं। ये बड़ी वेरिएशन है, और मुमकिन है इसका एज ग्रुप के साथ भी कोई ताल्लुक हो। तो ये दोनों बातें ज़रा वजाहत करें, खास तौर पे माइक्रोवेव के यूज़ की जो बात है, इसको क्लियर करें। देखिए माइक्रोवेव और हॉट एयर जो एयर फ्रायर्स होते हैं इनके ऊपर डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन देखें ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये बहुत सारी रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। ठीक है। सो अगर आप पकोड़े फ्राई कर रहे हैं ऑयल में और आप 10 दिन रमज़ान में उसी ऑयल में पकोड़े फ्राई कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप एयर फ्राई यूज़ कर लें। ठीक है। दोनों की अपनी जगह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ट्रेस मिनरल्स ट्रेस उसमें जो है वो नुकसान होंगे, लेकिन उससे बेहतर होंगे कि आप कैलोरी भी बढ़ा रहे हैं डीप फ्राई करके और आप उसको कार्सिनोजेनिक ऑयल में भी उसको फ्राई कर रहे हैं, ठीक है? सो माइक्रोवेव इज़ सेफ, बट ये जो आपका सेकंड पार्ट है ना कि एक खाना फ्रीज़र में से निकाल के आप उसको बार-बार गरम कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है? फ्रीज़्ड खाना जो है हमेशा ताज़ा खाना बनाएँ और जो आजकल यूटेंसिल्स जो हम रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन और फिर उसके बाद सिल्वर का बर्तन और उसके बाद आयरन का बर्तन। ये जो हमारे आगे ना ये जो हम नॉर्मल नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अगर नॉन स्टिक है तो फिर आपके इम्पोर्टेड लेवल के नॉन स्टिक हों, जो कि उनकी जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होती और वो भी हमारे जो कन्वेंशनल कुकिंग है ना, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरते। वहाँ पे तो वो सौते करते हैं, हल्का-सा अंडा फ्राई कर लिया, ऑलिव ऑयल डाला कर लिया, ऑमलेट बना लिया, उसके लिए तो वो ठीक है। लेकिन जो हमारी भुनाइयों वाले खाने हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल बिरयानियाँ और कढ़ाइयाँ और ये, उसके लिए तो वो मुज़र सेहत हैं क्योंकि वो जब हीट उनके साथ इंटरैक्ट करती है तो उसके अंदर से जो है केमिकल्स इवेपोरेट होते हैं। सो हमारा जो कुकिंग मेथड है उसके ऊपर भी बात होने की ज़रूरत है। बट ये जो आपने फ्रीज़्ड खाने का है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपका क्या था कि वेरिएशंस। देखिए अगर आप डॉक्टर के पास टेस्ट भी करवा के लेके जाएँगे ना किसी लैब के आईडीसी के, तो वो कहेगा कि नहीं, ये मेरी ये लैब है, इधर से करवाओ। तो डॉक्टर्स कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी वो किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से सैटिस्फाइड नहीं होते। आपने ये देखना होता है कि आपकी बॉडी जो है उसको क्या अच्छा लग रहा है। अगर उसको 5 दफ़ा खाना अच्छा लग रहा है तो आप 5 दफ़ा खाएँ, अगर उसको 3 दफ़ा खाना अच्छा लग रहा है 3 दफ़ा खाएँ, अगर 2 दफ़ा सूट कर रहा है, वेट भी मैनेज है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर आप 2 दफ़ा खाएँ। तो इट ऑल डिपेंड्स
कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपकी रूटीन क्या है। अब एक बंदा है 140 केजी है और वो 2 दफ़ा खाना खाता है, उसका तो वेट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उसको हम 5 खानों पे लेकर आएँगे कि भई थोड़ा खाओ, बार-बार खाओ ताकि हज़म हो खाना, ठीक है? अब एक आदमी है जो कि जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि एक मील से दूसरे मील के दरमियान 6 आवर्स का गैप लो ताकि आपकी शुगर नीचे आए। तो ये ऑल डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन जो है वो कस्टमाइज्ड जो डाइट होती है वो सबसे बेहतर होती है। और खाने में सबसे बेहतर ये है कि आप जो है रात का खाना जो है मगरिब या मगरिब से पहले खा लें, दैट्स इट। और फिर जब आप मगरिब से ऑनवर्ड सारी रात कुछ नहीं खाते और सुबह उठ के नाश्ता करते हैं तो आपकी 14 टू 16 आवर विंडो बन जाती है आपकी फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इससे आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। एक सदाकत एक ये भी जी 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 राना साहब आप करें कंप्लीट। एक ये भी बड़ी टेंडेंसी शुरू हो गई है कि जो सप्लीमेंट्स हैं इनका बहुत प्रचार भी हो रहा है, उसका यूज़ भी बहुत हो रहा है कि जो भी जाता है किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास या जनरली बात करता है पूछता है, तो उसको वो एक सप्लीमेंट दे देते हैं जी कि ये आप ले लें, और मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसकी बहुत प्रोपेगेशन हो रही है। एक तो ये बात। देखिए जो मैन मेड चीजें हैं ना, मैं तो कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करती, ठीक है? आप अपनी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाएं कि आपको वायरल हो तो आप एंटीबायोटिक्स ना लें। हमारे वायरल होता है तो हम फौरन से एंटीबायोटिक्स लेते हैं। सो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ने दें और उसको खुद से बॉडी को ठीक। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है कि आप अगर उसको टाइम देना कि वो हील हो तो वो हील हो जाती है। इसी तरह जो अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत है? डाइट के अंदर आपकी सुपर फूड्स हैं, आपका मोरिंगा है सुपर फूड है, आपका चिया सीड है सुपर फूड है, किनवा है सुपर फूड है, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरे पड़े हैं। विटामिन सी चाहिए, स्ट्रॉबेरीज खाओ, ऑरेंजेस खाओ। ऑरेंजेस नहीं है अवेलेबल, लेमन निचोड़ लो, लेमन तो आपके हर उसमें मिलता है। आपको कैल्शियम लेना है, आप पोटेशियम लेना है, आप केला खाओ, ठीक है? विटामिन जो है वो मिनरल से भरपूर है, ये आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स है, आयरन से भरपूर है। तो आपको क्या ज़रूरत है ना लाइक ये विटामिन्स और सप्लीमेंट लेने की। आपको अगर बॉडी बनानी है, आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है तो आप अंडे की सफेदी लें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप 2, 3, 4 इवन 10,000 के वे प्रोटीन लें। आप अंडे की सफेदी लें, आप एक की बजाय 2, 3 सफेदियाँ ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि देखिए डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ही ये होता है कि वो डाइट से आपको करवाए। अगर उसी ने सप्लीमेंट्स लिख के देने तो उसका क्या फ़ायदा? हाँ, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है, कोई ऐसा ओल्ड एज फैक्टर है जहाँ पे इशू है तो वहाँ पे हम भी कह देते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स ले लें। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है, हर एक को तो नहीं जो है वो लेना चाहिए, स्पेशली जो यंग लोग हैं। अच्छा, मुझे जो हाँ बात समझ आ जी रही है, जी, लास्ट की बात, सॉरी, जी। कि वो अच्छी बात मुझे लगी कि जी आप देसी घी भी लें और अंडा जी, भी जी, जी, लें जी। और पराठे शराठे खाया करें, कुछ नहीं नहीं, होता। नहीं पराठे देखिए पराठे का मैंने नहीं कहा, देखिए रोटी आप लें और उसके ऊपर 1 चम्मच आप देसी घी लगा लें, ठीक है? जब आपका घी पक जाता है ना, जब आपका घी पक जाता है तो वो और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप रोटी के ऊपर मक्खन लगा लें, देसी घी लगा लें, 1 चम्मच आप दिन में अगर खा लेते हैं तो फेयर इनफ, कुछ उसका नुकसान नहीं है। नेचुरल जो फैट्स है ना, अब ये जो गोरे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हमारी ओमिट कर दिया। हमें लस्सी की बजाय चाय पे लगा दिया, देसी घी की बजाय कैनोला ऑयल पे लगा दिया। बट ये जो है इसके बाद देखिए कि हमारी सेहत कितनी खराब हुई है। सो नेचुरल जो चीजें हैं उनको हम लोग बेसिकली प्रमोट करते हैं। तो मतलब पराठे को अवॉइड करना है और रोटी चोपड़ी हुई ठीक है। रोटी के ऊपर लगा लें जी। अच्छा, चलो, लास्ट की बात ये है कि जैसे ये नेचुरल चीज़ें हैं, अब ये जो ब्रायलर आ रहा है मार्केट में, या ब्रायलर जनरली जितना भी है, इसके मतलब कहा जाता है जी कि ये तो ऐसी चीज़ है जो बहुत आपकी सेहत को भी ख़राब करती है, और बहुत से उसके एस्पेक्ट्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। अब देसी मुर्गी ना मिले और ना ना अब उसका मुमकिन है कि मिले भी तो बहुत महंगी मिले, और वो भी पता चलता है जी कि मुर्गी देसी होती है, खुराक उसने वलैती खाई होती है। तो हाँ, ऐसा होता है ये बात, लोग शायद सुन के हैरान हो रहे हैं कि देसी मुर्गी को वही डाल के और सेहतमंद जल्दी बना लेते हैं। उसका रंग तो मुर्गी का वो ब्लैक ही रहता है, कलगी ठीक होती है, इसकी चूंच ठीक होती, लेकिन बेसिकली वो
वलैती खुराक पे पली होती। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि आप खाएं तो ब्रायलर ही, और उसके जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं उसको किसी तरह से दूर कर। जी, थैंक यू। उसमें ये है कि आप उसको जो है, उसके कुकिंग मेथड को चेंज कर लें, आप उसकी भुनाइयाँ ना करें, आपको उसको स्टीम में बनाएँ ताकि वो कम से कम नुकसानदेह हो, ऑयल कम हो। इसके अलावा आप उसके साथ फाइबर का इस्तेमाल करें कि अगर उसके अंदर कोई मुज़र असरात है भी हैं, तो वो आपकी बॉडी में कुशन क्रिएट कर लें और वो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन जो है, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो फ्लश आउट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, जब आप हफ्ते में 10 दिन अगर आप नेचुरल डाइट लेते हैं और एक दिन अगर आप डंडी मार भी लेते हैं, बर्गर खा भी लेते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिन में 2 खाने नेचुरल ले रहे हैं, 1 अननेचुरल ले रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। तो इसी तरह अगर आपकी सारी रूटीन जो है बैक टू द नेचर चली जाए, ऑर्गेनिक आप चीज़ों पे फ़ोकस करने लग जाएँ और एक आध कोई चीज़ ऐसी आ भी रही है, तो वो आपकी इम्यूनिटी इतनी बिल्ड हो जाती है कि आप उसको जो है वो कवर कर लेते हैं। तो ये आपको मैं डॉक्टर कह सकता हूँ, ये न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं ये डॉक्टर होते हैं? सॉरी, मुझे कुछ थोड़ा ये भी क्लियर करें। जी, या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो अलग एक डिग्री होती है, बट मैं बायोकेमिस्ट हूँ और मैंने जो न्यूट्रिशनिस्ट का अपना जो रोल है, उसको फर्दर जो है वो एलैबोरेट किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस पे जो है वो फ़ोकस किया है। बट अगर इसमें आप फर्दर जो है वो डॉक्टरेट कर लेंगे तो आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। बट इट्स इक्वल टू के हमारा सारा हॉस्पिटल और मरीज़ों के साथ ही हमारा लिंक ऑन होता है। क्लिनिक भी होता है, प्राइवेट भी हो सकता है, हॉस्पिटल के साथ भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर जी, साहब। और जो बायोकेमिस्ट फाइनल होते हैं ये बेसिकली डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं, ठीक है? हमारी डिग्री जो है सुपीरियर होती है। मेरे बहुत सारे बैचमेट थे जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी थे, इवन मुझे भी शुरू में मिली थी, ऑफर मिली थी, बट मैंने मतलब हम उनके टीचर होते हैं। उनका भी सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री होता है। अच्छा, सो कोई यू जनरल कैन सी से बात है कि दिन में चाय कितनी दफ़ा पीनी चाहिए? ये 2-3 हमारे साथ जो लोग अच्छा, चाय बैठे के हैं ऊपर हमारा वो। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसपे बहुत सारी डिस्कशन होती है और चाय जो है ना, चाय जितना बॉडी को नुकसान देती है, वो जो है बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लें कि चाय जो हमारा टिपिकल दूध पत्ती है और भी दूध भी हमारा जो केमिकल से बना हुआ है, नेचुरल नहीं है, तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। अगर चाय आपने पीनी है तो आप उसको कम दूध वाली पिएँ, मतलब ब्लैक टी लें और उसके अंदर कम से कम दूध डालें और फिर वो लें, ठीक है? अगर आपको बहुत ही मजबूरी है और चाय के लिए स्पेशली ये है कि आप उसको खाने सदाकत के 2 2 घंटे सदाकत के आप बाद लें। जी, जी। पाबंदी लगा दी, अब चाय पे भी पाबंदी लगा रही हैं, हाँ? तो चाय के लिए मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, वो बसरा साहब आपने देखा होगा, शहजाद बसरा, वो कहते हैं तुम सारी बातें कर लो, चाय पे पाबंदी नहीं लगानी। तो मैं पाबंदी नहीं लगा रही, मैं भी पी लेती हूँ, जब मेरे सर में दर्द होता है एज़ अ मेडिसिन चाय को ले लेती हूँ। लेकिन ये ठीक है। कि उसमें थोड़ी-सी इसके चीज़ों बाद का ख्याल रखें। देखिए, बहुत आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब उसको खाने के साथ लेते हैं ना चाय को, मतलब हमने नाश्ता किया, नाश्ते के साथ ही चाय होती है, तो खाने का जितना आयरन होता है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारे मुल्क में आयरन की भी कमी है, स्पेशली ख़वातीन में। चाय हमेशा खाने के 2 घंटे के बाद लें, कम से कम दूध वाली लें और अगर आपके पास ओरिजिनल दूध है तो आप दूध का इस्तेमाल करें। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी बेगम भी हमें चाय नहीं पीने देती खाने के बाद, बड़ी सख्ती से पाबंदी, यही ग्राउंड है उनकी भी। वो न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है, उन्होंने किसी को सुन लिया है कहीं पे। जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही अच्छा कहती हैं कि जो अच्छा आयरन होता है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर इरम कोई सवाल करना चाह रही हैं? उससे मेरा उससे पहले एक सवाल है कि ये जो विटामिन्स टैबलेट्स की सूरत में या कैप्सूल की सूरत में हम लेते हैं, जी। क्या ये लेने चाहिए? जी, अभी जो साहब थे उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया था। देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि वो न्यूट्रिशनिस्ट क्या या डायटीशियन क्या जो आपको कहे कि आप सप्लीमेंट्स लें, हमने तो डाइट में से ही सप्लीमेंट्स निकालने हैं। अगर कोई कंडीशन ऐसी है, मैटरनल सॉरी प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है और उसको उसकी डेली नीड ज़्यादा है और उसके पास अच्छी खुराक नहीं है, पहले तो खुराक से करना होता है। अब देखिए, बॉडी हमारी जो है ना खुराक से विटामिन खुद ही एक्सट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अगर हम उसको रेडीमेड पे लगा देंगे, उसको जो है वो मैन मेड चीज़ों पे लगा देंगे तो उसका तो वो फंक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया आपने खुद ही।
तो ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, जो विटामिन डी है वो आप ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी स्किन, क्योंकि हम ब्राउन पीपल हैं, तो हमारी स्किन में एब्जॉर्प्शन नहीं होती विटामिन डी की। हमारे जिस्म ढका हुआ होता है, तो हमारे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो वहाँ पे साल में 1 दफ़ा विटामिन डी का जो कोर्स है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत कमी होती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और कैल्शियम जो है वो प्रॉपर बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होता। सो ये है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर इरम। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदाकत, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि आपने कहा था कनोला ऑयल जो है वो हम यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। मैं भी कनोला ऑयल यूज नहीं करती, लेकिन इसके मुतबादिल फिर कौन से ऑयल्स हम यूज करें? वैसे देसी घी भी मैं इस्तेमाल करती हूँ घर में, बल्कि मैं खुद बनाती हूँ घर में ना, ताकि जी, खालिश जी, मिले, वरना बाजार में तो खालिश भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ऑयल जो है फिर उसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, सनफ्लावर या कोई और? मतलब नॉर्मली, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो बहुत महंगा है, वो तो खानों में अफोर्डेबल नहीं है। बस ये कि किसी सैलड वगैरह के लिए बंदा रख लेता है। जी, देखिए ऑलिव ऑयल जो है ना वो है ही ड्रेसिंग के लिए, या आपने हल्का सा तवे को या अपने फ्राई पैन को उसको किया, ग्रीस किया और उसके ऊपर ऑमलेट बना दिया। जब आप उसको हाई फ्लेम पे लेके जाते हैं तो वो भी जो है ना ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो बाकी ऑयल्स हैं, अगर आप उसको रीयूज करेंगे तो वो भी ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैनोला, कल ही हमारी इसमें ग्रुप डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत सीनियर लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, जिसमें डॉक्टर शहजाद बसरा साहब भी थे। वो कहते हैं कि क्योंकि वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे ये सारी फैक्ट्रीज हैं और सारे बागात, खेत वगैरह है, तो वो कहते हैं कि ये जो खाम माल होता है ना, ये बाहर से मंगवाते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ता मिलता है, और उसको फिर थोड़ा सा प्रोसेस करके ये डिफरेंट के जी हमें सूरजमुखी किसी को पसंद है तो वो सूरजमुखी का नाम दे देता है, फलां पसंद है तो फलां करके नौला। लेकिन जो ओरिजिनल खाना जो पहले जो रिकमेंडेड है ना, वो ये है कि आप स्टीम खाना खाएं, देसी घी में खाना बना लें, या आप जो है कोकोनट भी अगेन बहुत महंगा होता है, वरना हेल्दी वो भी है, या फिर आप सरसों का तेल जिसमें रूसिक एसिड जो है निकला हुआ हो, वो वाला जो ऑयल है वो पसंद है। लेकिन ये मजबूरी है, सब घरों में ये डालडा, तलो, ये इस तरह के ऑयल यूज हो रहे हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं, हम कम से कम ऑयल में जो है वो खाने को बनाएं ताकि वो कम से कम नुकसान दे, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप ये यानी जो कहें कि ऑलिव ऑयल सनफ्लावर अगर आपको ऑयल। सस्ता मिल भी जाए और आप उसके अंदर भुनाई करने लग जाए तो वो भी जहर बन जाएगा, क्योंकि वो भी अगेन इतने हाई फ्लेम पे जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस फैट। यानी आप ये कह रही हैं कि जो सनफ्लावर ऑयल या दूसरे ऑयल हैं कनोला के अलावा, वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी सिर्फ नाम के सनफ्लावर है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। या तो फिर आप खुद चीजों को प्रोसेस करवाएं, अदरवाइज ये सब पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। खुद कहाँ से करवाएं? अच्छा इरम, हमने इतने वो सुन लिए ना ये न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स, तो आधे एक डॉक्टर हम खुद भी हो गए, अगर ये सदाकत माइंड ना करें इस बात को। नहीं नहीं, जी सर, तो आप मेरा भाई डॉक्टर भी से डॉक्टर है ना, तो हाँ एक्सक्यूज मी, मेरा भाई भी डॉक्टर है, तो वो मुझे ये कहता है कि जो ये चिकन हम ले रहे हैं, फार्मी चिकन, तो मेरे उसका ख्याल ये है कि इससे कुछ नहीं होता खाने से, सिर्फ इसकी जो कलेजी होती है ना वो निकाल दें, कलेजी ना खाएं उसकी, चिकन जी की, जी, तो कुछ वो लोग मतलब नुकसानदेह होती डिफरेंट मिथ्स है है। इसको अच्छा, हर मैं हर तो एक ना इलाका एक ब्रॉडर सा फार्मूला बताने लगा था डॉक्टर साहबा को कि देखिए जितना ज्यादा प्रोसेस होगी ना फूड, उतनी ही वो अच्छी नहीं होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी लेस प्रोसेस्ड होगी या बगैर प्रोसेस के होगी, उतनी ही वो हेल्दी। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, बाकी मजबूरियां अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि आपने अगर नहीं हटना तो ठीक है। बाकी अच्छा, एक सदाकत को इसका बड़ा अच्छा आइडिया होगा, जी ये डॉक्टर्स जो है ना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जी जी पूरी दुनिया में होता है। जिन्होंने जो प्रोडक्ट बेचनी है, तो डॉक्टर एक को हायर करना क्या मसला है, या पूरी एक इंडस्ट्री को हायर करना क्या मसला है कि उनको कहें कि जी आप रिसर्च करें कि इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, ऐसे ही है।
जो है ना ये बेसिकली तो बैक टू नेचर जो है ना ये एक ब्रॉडर जी आइडिया है जिसमें आपको जी हमारा डिसीजन हमारा कॉन्सेप्ट यही है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप बैक टू द नेचर हो जाएं। देखिए, हम बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम मोबाइल को नहीं एलिमिनेट कर सकते, हम वाईफाई के सिग्नल्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अभी हम वाईफाई की वजह से जुड़े हुए हैं, हम इनके जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको नहीं कर सकते, मजबूरी है, लेकिन हम इनको जो है कम कर सकते हैं। इसी तरह हम पूरा ऑयल तो कट नहीं कर सकते अपने किचन से, लेकिन आप उसको एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं अपनी हद तक। कि आप बजाय इसके कि बिरयानी में ढेर सारा ऑयल डालें या चिकन कढ़ाई में ढेर सारा डालें, आप चिकन कढ़ाई की बजाय उसको स्टीम कर लें, तो वो कम से कम ऑयल में जो है 1-2 स्पून ऑयल में जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एलिमिनेट। अच्छा, तो वो जो मिर्च मसाले होते हैं जिनकी वजह से वो ऑयल भी उसमें ऐड होता है, वो पाकिस्तानी अवाम को कौन बताएगा कि कितने खतरनाक है? तो फिर आप ये देखें ना कि पाकिस्तान नंबर 1 पे भी आ गया ना डायबिटीज में। हम्म। अच्छा, नंबर 1 तो हम बहुत सारे नेगेटिव इंडाइसिस में नंबर 1 2 पे आ गए। जी और जो बिल्कुल आपका नाम है ना इसके बिल्कुल बरक्स झूठ बोलने में भी हम काफी नंबर 1 पे तकरीबन आ गए हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी जो हमने किया है और जो हम कर रहे हैं अपने साथ, तो मेरा ख्याल है कि काफी सारा मजाक बन गया हमारा। ये कोई अब्बास साहब सवाल करना चाह रहे हैं, शुमाइला? जी सर, जी अब्बास, कर लूं सवाल सर? जी जी बिल्कुल। जी जी अच्छा, बात। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे मैम के बैकग्राउंड का नहीं पता कि एक वर्ड हमारे यहाँ पंजाबी में यूज होता है ना, बादी। ये एक टर्म यूज होती है। हाँ हाँ जैसे मैं मोटा गोश्त अगर 1 या 2 दिन खाऊं ना, एक आध दिन भी खाऊं, तो मुझे वो बादी का असरात होते हैं, मुंह में पानी आता है, ऐसी चीजें हैं। तो लेकिन डॉक्टर हजरात इससे वो कहते हैं कि ये बादी शादी कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, स्टमक इलनेस है ना, बेसिकली आपका स्टमक सेट नहीं है ना। आप अगर कुछ खा रहे हैं तो वो स्टमक रिएक्ट कर रहा है, आपका यूरिक एसिड भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो उसके ऊपर सिर्फ एक फैक्टर पे काम करना कि ये सिरप खा पी लो तो बादी खत्म हो जाएगी, और जब आपने छोड़ा तो वो वापस आ जाएगी, पूरा आपकी पूरी मशीनरी जो होती है उसको ठीक करना पड़ता है। ये चीजें होती हैं, कुछ बॉडीज होती हैं जो कि ज्यादा गर्म तासीर जो जिनको सूट करती है, किसी को ठंडी करती है, किसी की बॉडी बादी होती है, किसी की जो है वो लेकिन ये क्या होता है कि आपके स्टमक का रिएक्शन होता है, आपका स्टमक ठीक नहीं होता, आपके स्टमक को ठीक होने की जरूरत होती है, और फिर वो डाइट्स आपने अवॉइड करनी होती है जिनसे ये चीजें ट्रिगर होती हैं, तो ठीक हो जाती है। थैंक यू। जी अच्छा सदाकत, यही बात जो इसने की है ना, अब्बास साहब ने की है, ये मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती कि जी ये तासीर गर्म है, ठंडी है, बादी है, नहीं है। मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि ये ऐसी बात है। ऐसा ही है ना? सर, इसकी इसकी रीजन ये होती है ना कि देखिए, गरम मतलब एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं होते, लेकिन ये जरूर होता है कि अब जैसे हम प्रोटीन्स लेते हैं ना, तो हम्म। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में ज्यादा HCl की जरूरत होती है, वो ज्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा। जब ज्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने की, तो क्या होगा कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम कह हम्म देंगे कि जी गोश्त गर्म खुराक है, ठीक है। अब ठीक। सब्जी हमने खाई, हमने जूस पिया, वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है, हल्का सा एसिड आया, आराम से उसकी बॉन्डिंग टूटी, तो उसने बॉडी में हीट ही नहीं की, तो हम कहेंगे कि जूस ठंडा है, ठीक है। ये मेडिकल टर्म्स में नहीं होगा, लेकिन ये बॉडी का रिएक्शन होता है। अब अंडा है, अंडा अगेन आपकी प्रोटीन है, फैट्स है, ठीक है, हेल्दी फैट्स है, विटामिन मिनरल्स है। तो वो जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसको डाइजेस्ट करती है, उसके रिटर्न में हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो हम कहते हैं अंडा गर्म है। तो बेसिक ठीक। ये होता है, जितनी खुराक आपकी देसी होगी, आपकी खुराक जो है जितनी हेल्दी होगी, जितनी आपकी खुराक कह लो कि न्यूट्रिशनिस्ट होगी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होगी, उतना ही आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये होता है उसका बेसिकली। तो जनाब शुमाइला, क्वेश्चन और कोई नहीं है तो मेरी तजवीज़ ये है कि मेरा हम हाँ, मेरा हम एक ऐसा लास्ट सवाल है। शुमाइला, एक एक लास्ट मिनट, आप सवाल है मैं। एक जी मिनट सुने। नहीं, सवाल आप बिल्कुल करें, एक नहीं आप 2 3 करें। मतलब ये है कि अगर हम ये फॉर्मल सेशन जो है इसको हम अनाउंस कर दें कि ये क्लोज हो गया और रिकॉर्डिंग भी बंद कर दें, और उसके जी बाद जी। वैसे हम बात करते रहें।
जी इज इट बिल्कुल, फाइन फॉर एवरीवन? यस मतलब क्योंकि यस। इतने बड़े ऐसे मैं ड्रैग करने थोड़ा की जरूरत थोड़ा नहीं। सा टाइम दे सकूंगी क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सुलाना है और हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आप अभी हम इसको क्लोज करते हैं। सदाकत बहुत शुक्रिया मैं आपका। मैं एंड में एक जो है ना कंक्लूजन जो है ना वो हाँ करना बिल्कुल, चाहूंगी। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। जी देखिए मैं जो एक बात कहना चाह रहा था वो ये है कि देखिए जैसे आप मेंबर हैं, इसी तरह डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स या परसूट्स पे काम कर रहे हैं। तो इस एपिसोड के बारे में बाकी सीनियर्स जो हैं, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन के स्पिरिट ये है कि हम अपने मेंबर्स को एनकरेज करने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उनको ये प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया। अच्छा, एक मेरी रिस्पेक्ट जो है ना, रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि रिस्पेक्टफुल मेंबर से कि भाई प्लीज अगर आप अपना कलाम सुनाते हैं तो दूसरों का भी सुना करें। और ख़ास तौर पे वो जो हमारे मेंबर्स हैं ना, जो अपना काम शेयर करते हैं, तो उस वक्त आप ज़रूर उनको भी सुने। मुनीर न्याजी ना बने कि जैसे वो अपना कलाम सुनाते थे और फिर वापस नहीं आते थे, सुना के वो चले जाते थे। तो ये मेरी तरफ से यही बात थी। एक लास्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपका दिमाग भी पॉजिटिव है, आपकी फिजिकल एक्सर्शन भी है, बट आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो भी आप जो है हमेशा नेगेटिव सोचों में घिरे रहेंगे, नेगेटिव बातों में घिरे रहेंगे, और आपकी जो अच्छी न्यूट्रिशन, जो आपने अच्छा देसी खाना खाया, वो भी नहीं आपको लगेगा। तो ये बहुत सारे इंटरलिंक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नहीं भी ठीक कर सकते, तो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो परफेक्ट हो। वो अपने लिए, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को खुद परफेक्ट बनाता है, फाइट करता है, और यही अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में जो है एक स्पार्क रखा होता है कि वो अपने आप को जो है वो अ, मुश्किलों से निकाल के किसी जगह पे पहुँचे। अगर सब कुछ बना-बनाया मिल जाए तो उसको उस चीज़ की इतनी वर्थ नहीं होती। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर एक दो हेल्दी पर्सन है, एक को जेल में रख दें, एक को ओपन एयर में रख दें, दोनों को सेम फूड दें, तो जो बाहर का बंदा होगा उसकी हेल्थ 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बल्कि ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो जेल में। तो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। तो अपने एनवायरनमेंट को भी देखें और टॉक्सिक लोगों से जितना किनारा कश कर सकते हैं करें, और अपनी जो लाइफ है, जर्नी है, उसको जो है फुली एंजॉय करें। और न्यूट्रिशन इज जस्ट नॉट जस्ट के ईटिंग हैबिट आप अच्छी कर लेंगे, सारे फैक्टर्स पे काम करें तो ही आपकी बॉडी जो है वो एक अच्छी बॉडी जो है वो बनती है। और अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपकी वेल्थ का भी कोई फायदा नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सदाकत। तो अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं।